और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बीकानेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में फायरिंग हुई है और जमीनी विवाद के चलते फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस थाने के बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो बीकानेर से यह बड़ी खबर है, जहां मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई। जमीन विवाद के चलते यह फायरिंग हुई है और पुलिस थाने के बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है और कोशिश यही है कि आखिर कारण क्या रहे हैं, क्यों आखिर ये फायरिंग हुई, उसके बारे में और बारीकी से जानकारी हासिल की जाए। लेकिन शुरुआती जांच में ये पता चला है, तफ्तीश में पता चला कि जमीनी विवाद के चलते फायरिंग की एक घटना हुई है और ये तस्वीर भी सामने आई है। ये जमीनी विवाद के चलते फायरिंग की घटना सामने आई और मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में ये फायरिंग का मामला सामने आया है। और एनडीटीवी राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जमीन विवाद के चलते फायरिंग कर दी गई। दिन दहाड़े ये पूरी घटना हुई और इस दौरान जमकर गोलियां चलाई गईं। पुलिस थाने के बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा और सवाल यह कि आखिर कैसे कोई दिन दहाड़े फायरिंग कर देता है। अभी यहाँ रामपुरा बस्ती गली में कोई आपसी जमीन प्लॉट के विवाद को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष जो मौके पर रहते हैं, दूसरा पक्ष वहाँ पर 7-8 लोग 3-4 गाड़ी में वहाँ आए और आपस में इनके लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें 4-5 लोगों को चोट आई है। वहाँ पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और फायरिंग की सूचना भी है। अभी एक पक्ष की ओर से रिपोर्ट आई है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और मौके पे फायरिंग होने की सूचना है। उसको तस्दीक करके जल्दी ही फायरिंग करने वाले व्यक्ति को और जो हथियार उसको जल्दी बरामद किया जाएगा। नासिर जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नासिर, दिन दहाड़े ये फायरिंग का मामला सामने आया और शुरुआती तफ्तीश में पता भी चला कि जमीन विवाद इसके पीछे एक बड़ी वजह है। क्या और जानकारी इस पर है? देखिए, ये मुक्ता प्रसाद थाना इलाके का मामला है। एक जमाने में बहुत शांत इलाका माना जाने वाला बीकानेर अब अपराधों का गढ़ बन चुका है और इसी कड़ी में मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में आज दो पक्षों के बीच में फायरिंग हुई और फायरिंग की जो वजह बताई जा रही है वो जमीनी विवाद बताई जा रही है। हालांकि जमीनी विवाद तो जो सामने बताया जा रहा है, लेकिन असल अंदरूनी कारण कई और भी कारण है जिसकी वजह से दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को कंट्रोल में लिया। इस मारपीट में कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं। हालांकि एक पक्ष ने अभी तक परिवार दिया है और पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन वैसे भी जो रामपुरा इलाका है, ये बेसिकली रामपुरा इलाके का मामला है जो मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में आता है। तो रामपुरा इलाका वैसे भी क्रिमिनल इलाका माना जाता है और वहाँ इस तरह की घटना होना और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल या निशान लगाता है। जी नासिर, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्योंकि थाने के बाहर भी लोग इकट्ठा हो गए, वहां पर लोग हंगामा भी करने लगे। अभी कुछ पता चल पाया है? कुछ लोग अभी पकड़ में आए हैं? देखिए, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि जाहिरा तौर पर तो ये मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण है जिसकी वजह से फायरिंग हुई है। और जैसे ही फायरिंग हुई और उसके बाद में पुलिस जैसे ही लोगों को लेकर आई और थाने के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और काफी मामला एक बार गर्म हो गया। हालांकि पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर लिया है, पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे दिन दहाड़े फायरिंग का ये मामला सामने आता है और इस दौरान क्योंकि कुछ लोग हैं वो दिखाई देते हैं, हाथ में आप देखिए ये फायरिंग करने का ये मामला सामने आया। एक महिला जो कि बीच में आती है, बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान काफी हंगामा होता है। और चूरू से बड़ी खबर, जहां प्रेमी युगल द्वारा पानी की डिग्गी में कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बानीपुरा पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों प्रेमी युगल घर से फरार हुए थे और परिजनों द्वारा भानीपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों प्रेमी युगल गांव रायपुरा के बताए जा रहे हैं। पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तो पानी की डिग्गी में कूद करके जान दे दी और
परिजनों ने गुमशुदगी की इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रेमी युगल ने आत्महत्या की है, पानी की डिग्गी में कूद करके अपनी जान दे दी और साथ ही परिजनों ने गुमशुदगी की इस मामले पर रिपोर्ट जो है दर्ज कराई थी, लेकिन आत्महत्या का यह मामला सामने आया। कल हमारे थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी सपना पुत्री राजेंद्र और रायपुरा की। तो कल एफआईआर दर्ज कराने के बाद में आज सुबह ही सूचना मिली कि भाई इस सपना और हमारे गांव के पास में कोई डिग्गी है, उसमें एक मुकेश पुत्र सुंदराम मेघवाड़ा लड़का है, दोनों डिग्गी में गिरे हुए हैं, जिस पर हम मौका पर गए। किसी वहीं उनको देखा तो उनकी पहचान सपना के पिताजी ने की कि भाई ये मेरी लड़की है, और उस मुकेश के पिताजी ने अपने लड़के सोमराम ने मुकेश को पहचान की, जिस पर हम उनको पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। रात में स्टाफ के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी सो जाती हैं। डॉक्टरों के ना रहने से रात को आने वाले मरीजों को इलाज नहीं मिलने के कारण निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। रात में महिलाओं की प्रसव पीड़ा होने पर कोई डॉक्टर या स्टाफ भी नहीं यहां पर मिलता है। उच्चाधिकारी भी रात में औचक निरीक्षण करने के बजाय दिन में निरीक्षण कर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। शुक्रवार की रात प्रतापगढ़ जिले की थड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी पर एनडीटीवी की हमारी टीम ने पड़ताल की है तो हालात बद से बदतर मिले। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो आकर देखा तो एक भी कोई स्टाफ मेंबर मौजूद नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई मेल नर्स नहीं, और साथ में किसी डॉक्टर की बात की जाए तो कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से चैनल गेट है वो खुला हुआ है। साथ में अंदर की बात की जाए तो अंदर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, यानी कि आखिर ये किसके भरोसे हॉस्पिटल है। अगर ऐसी स्थिति में कोई मरीज आता है सीरियस कंडीशन में या फिर उपचार कराने के लिए, तो उसके क्या उसका उपचार होगा और किस तरीके से चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उसमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खेमसर, वह काफी गंभीर नजर आते हैं। लेकिन उससे विपरीत परिस्थिति की बात की जाए तो यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये वार्ड है इंजेक्शन रूम है, इंजेक्शन रूम की बात की जाए तो इंजेक्शन रूम में अभी हम मौजूद है, कोई मौजूद नहीं है। सारे बेड है वो साफ तौर पर खाली पड़े हुए हैं। ऊपर फैन की बात की जाए तो फैन चल रहा है। साफ तौर पर किस तरीके से जो राजस्व है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई मौजूद नहीं है, कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं है और सारी तमाम लाइटें चल रही है, अंदर तमाम जो पंखे हैं फैन है वो चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई स्टाफ पूरे कक्ष के अंदर मौजूद नहीं है। यानी कि बात की जाए पूरे हॉस्पिटल के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मौजूद नहीं है। ये ड्यूटी रूम है, ड्यूटी रूम की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। साफ तौर पर देख सकते हैं आप, हालांकि इन्होंने स्टोर रूम बना रखा है लेकिन इसमें भी कोई मौजूद नहीं है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस प्रकार से प्रतापगढ़ जिले में चिकित्सा व्यवस्थाएं चल रही है, क्योंकि लंबे समय से हमें इस हॉस्पिटल के बारे में सूचनाएं मिल रही थी कि रात के समय कोई मौजूद नहीं रहता है, कोई किसी प्रकार का कोई स्टाफ मौजूद नहीं रहता है। तो साफ तौर पर ये कहने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ के जो मरीज होंगे वह कहीं ना कहीं पड़ोसी जो राज्य जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे मध्य प्रदेश के नीमच की बात की जाए या फिर प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय की, वहां उपचार कराने के लिए जाते होंगे। किसी प्रकार का कोई स्टाफ यहाँ मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग को इस ओर ध्यान लगाना चाहिए, प्रशासन को इस ओर ध्यान लगाना चाहिए, और जो चिकित्सा मंत्री है प्रदेश के गजेंद्र सिंह खेमसर, उन्हें तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए ऐसे डॉक्टर जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है उन्हें तुरंत प्रभाव से उन पर कड़ी कार्रवाई करने की, और साथ में जो स्टाफ है उन पर भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान। और श्रीगंगानगर के विजयनगर से एक खबर है, जहां थाने में युवक की मौत मामले में समझौता और 3 दिन से धरना जो चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। विजयनगर थाने में युवक की कथित रूप से पिटाई से मौत हो गई थी और उसके मामले को लेकर के बीते 3 दिनों से चल रहा जो धरना था वो आखिरकार प्रशासन और पीड़ित परिवारों के बीच समझौते के बाद खत्म हो गया है। समझौते के तहत प्रशासन ने पीड़ित परिवार को संविदा पर नौकरी,
3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया है। साथ ही एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया और थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं फलौदी के राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा मिलने के तकरीबन 1 साल से ज्यादा का समय हो जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे इलाज को लेकर भी मरीजों को यहां सुविधा नहीं मिल पा रही है। खासकर शुगर का प्राथमिक चेकअप हो या फिजिशियन चिकित्सक का अभाव, मरीज यहां परेशान होते देखे जाते हैं। जबकि हर रोज की ओपीडी 1000 से ज्यादा की होती है। मरीज के साथ आए कुछ लोगों ने बताया कि यहां इमरजेंसी के मरीजों को बाहर महंगे दामों से दवाइयां लाने को भी मजबूर होना पड़ रहा है। फलौदी में चिकित्सा को लेकर समय समय पर जो उपचार की व्यवस्था है वो पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि छोटे से लेकर बड़ी तक की जो भी है, जो उपचार संबंधी व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर यहाँ पर रेफर का मामला सामने आ जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर जिला अस्पताल की सुविधाओं को लेकर, तो यहाँ पर ओपीडी है। ओपीडी में इतने लोग जो है वो चिकित्सा को लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ फिजिशियन का अभाव है, शुगर स्ट्रिप नहीं मिलती और यहाँ पर है जो लोगों को बाहरी गांव से जो लोग आते हैं उनको इतनी परेशानी होती है कि जो जिला अस्पताल का हालांकि नाम है, लेकिन जिला अस्पताल को मैं ये दिखाऊंगा, यहाँ पर जो है वो ओपीडी चिकित्सक बैठते हैं, लेकिन फिजिशियन यहाँ कहीं दिखाई नहीं देगा। एक फिजिशियन की बात चल रही है। मैं कुछ लोगों से धार्मिक लोगों से बात करूँगा, यहाँ पर क्या कुछ असुविधाएँ हैं? यहाँ आप जो ये भीड़ देख रहे हो, ये सब असुविधाओं का परिणाम ही है। जिला अस्पताल होते हुए भी जो जिला अस्पताल के लिए मानक व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है और ये लंबे समय से ऐसा चल रहा है। और कई बार लोगों ने ज्ञापन दिए, कई बार प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन लगता है कि सरकार तक जो है बात नहीं पहुँच पा रही है। जैसे यहाँ एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन 24 घंटे बोलते हैं या 12 बजे तक या शाम तक चलनी चाहिए, वो नहीं है। अब एक्सरे मशीन जैसे ही ओपीडी खत्म होगी, यहाँ तो डॉक्टर एक्सरे लिखता है, वहाँ ओपीडी में जैसे ही जाते हैं 2 बजे तक डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहाँ जैसे ही जाते हैं एक्सरे मशीन वाला बंद करके चला जाता है। यहाँ दवा केंद्र है, वो दवा केंद्र 3 काउंटर है, जिसमें से हमारी पुरानी मांग थी कि भाई एक दवा काउंटर को आप डे नाइट चालू करो, तो इन्होंने रात को 8 बजे तक चालू किया था पहले, वो भी अब दवा काउंटर जैसे ही ओपीडी बंद होती है और सीधा वो दवा काउंटर बंद हो जाता है। फिजिशियन डॉक्टर की बहुत ज़रूरी है। हालांकि 2 यहाँ पे लगाए हुए हैं, एक लगाया हुआ है और 2 की ज़रूरत है, लेकिन लगाए हुए डॉक्टर कभी इधर आते नहीं है, तो फिजिशियन डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। एनेस्थीसिया डॉक्टर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे 3 काउंटर लगाए हुए हैं ओपीडी की टाइम में दवाई वितरण करने के वास्ते, लेकिन 2 बजे तो ओपीडी टाइम से खुले रहते हैं। एक काउंटर 2 बजे के बाद में 8 बजे तक लगाया हुआ था, वो काउंटर भी 8 बजे बंद होता है। जनता को जबरदस्त तकलीफ होती है इसके बारे में। व्यवस्थाओं का अभाव है और इस व्यवस्थाओं के अभाव को किस तरह से वो मॉडिफाई करके व्यवस्थित करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। हरिप्रकाश व्यास, एनडीटीवी, फलौदी। वहीं भिवाड़ी में लंबे समय से गंदे पानी की निकासी की समस्या हरियाणा राजस्थान राज्यों के बीच फंसी हुई है और इस समस्या के कारण आसपास क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं और सोसाइटियों में पानी इकट्ठा हो जाता है। एक कॉलोनी में बारिश के समय हमेशा गंदा पानी जमा रहता है। गंदे पानी के कारण 2 साल से एक स्टेट हाईवे बंद पड़ा है। तमाम प्रयासों के बाद भी जब इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, भिवाड़ी में एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें 2 राज्यों के हजारों लोग शामिल हुए और इस पंचायत में राजस्थान हरियाणा के अधिकारी मौजूद रहे। आने वाले मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल राजस्थान से हरियाणा जाएगा और हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इस समस्या के समाधान की मांग करेगा। जो कमेटी है वो जाके वहाँ हरियाणा प्रशासन से बात करके आई है और उन्होंने मंगलवार का टाइम दिया है। हमारे सभी पूर्व विधायक संदीप भाई, हमारे मामन जी, डॉक्टर रूप सिंह जी, राजेंद्र जी, भूरा भाई, अजीत और हम सब, इमरान भाई, सब लोग, हम जब जितने जो हमारे यहाँ के कमेटी ने जो नाम दिए 11-12 लोग, वो जाकर वहाँ उनको अवगत कराए। और हम हरियाणा के जो प्रशासन उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी बात सुनी और सुन के उन्होंने मंगलवार का ही टाइम उन्होंने फिक्स कर दिया। और अब हमें लग रहा है कि इसका समाधान निकल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो लोग, यहाँ लोगों की तो वैसे ही जोश है। सर्व समाज औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी ने
भिवाड़ी के पानी पर बैठक की तो इतर पार्टी के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जनता देवता के समान है, इसलिए यहाँ के प्रतिनिधियों को भी आना पड़ा। और भविष्य में भी अगर जनता ऐसे ही महापंचायत करती रही तो इस समस्या का शीघ्र समाधान होगा। हम पहली उपलब्धि मानते हैं कि रेवाड़ी के प्रशासन ने ये माना है कि दूषित पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। अगर सकारात्मक जवाब उनके नेताओं से नहीं मिलता है और हमारे नेताओं से नहीं मिलता है तो फिर भी यही घोड़ा और यही मैदान है, हम कहीं नहीं जा रहे। हम ये नहीं कहा कि आंदोलन वापस होगा, हमने ये कहा कि समस्या समाधान होने तक ये जो महापंचायत है सर्व समाज की ये जमी रहेगी। तो ये पंचायत का आयोजन हुआ, इस पंचायत में सब लोग आए, यहाँ प्रतिनिधित्व मंडल ने वहाँ जाके बात करी, एसडीएम से पूछा भाई हमारी जायज गलत कहाँ है, मांग हमारी गलत कहाँ है। एसडीएम ने भी इस बात को माना कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पानी अब इसमें गंदा नहीं है, कोई फैक्ट्री का मसला नहीं है। 1 हफ्ते का समय मांगा है और मंगलवार को यहाँ बुलाया है लोगों को। सारे लोग एक साथ है, एकजुट है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। ये भिवाड़ी के दुख दर्द में भिवाड़ी का हर बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान साथी सब शामिल है और हर तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और बालोतरा से खबर है, जहां बालोतरा जिले की 56 की पहाड़ियां इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हैं। बरसात के सीजन में और धार्मिक महत्व वाली इन पहाड़ियों में मंदिरों में दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही सुंदर प्राकृतिक नजारों को भी अपने कैमरे में कैप्चर करने का उत्साह भी दिखाई दिया। सिवाना उपखंड के पिपलून गांव के पास करीब 15 किलोमीटर तक फैली इन दुर्गम पहाड़ियां, जो कि धार्मिक केंद्र तो हैं ही, इसके साथ ही इन पहाड़ियों का ऐतिहासिक महत्व भी है। इन्होंने इस पहाड़ में ये दिव्य जगह देखी और भगवान भोलेनाथ की स्थापना करके महादेव की तपस्या की। यहाँ भगवान आशुतोष प्रसन्न होकर उनके दर्शन दिए और उनको वरदान मांगने के लिए कहा गया। तो बलराम जी कहे भगवान आपकी कृपा बनी रहे, यही मेरे लिए वरदान है। तो भगवान आशुतोष बोले कि भाई जब मैं किसी को दर्शन देता हूँ तो उसके उपलक्ष्य में कुछ न कुछ वरदान अवश्य देता हूँ, इसलिए आप कोई न कोई वर मांगिए। क्योंकि अगर आप मेरे पे इतना ही प्रसन्न हैं और इतना ही आप कुछ वर देना चाहते हैं तो इस स्थान पे आप विराजिए और जनहितार्थ के लिए जन कल्याण कीजिए। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा एक नाम हलदर है, जो आपने पास में हल लगते थे, उसके नाम से हल्देश्वर ये प्रचलित हुआ। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी दुर्गम रास्ते से पहुंच रहे हैं। किस तरह से पहुंचते हैं और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि ये क्षेत्र है प्रसिद्ध हो सके, चाहे वो माउंट आबू हो या अन्य जो बड़े धार्मिक स्थल है उस तरह से प्रसिद्ध हो सके। भाई साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चौधरी। जी, चूँकि बड़ा दुर्गम इलाका है, पहले लोग पैदल जाते थे 7 किलोमीटर चलकर, अब एक निजी स्तर पर एक मार्ग की व्यवस्था हुई है, वो भी काफ़ी रिस्की है। तो क्या लगता है सरकार को क्या इस पर कदम उठाना चाहिए पर्यटन, ताकि यहाँ बढ़ावा मिल सके, इस मंदिर का विकास हो सके और यहाँ के जो श्रद्धालु है वो यहाँ तक आसानी से पहुँच सके? मेरा राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी से विशेष निवेदन रहेगा कि ये हमारे बालोतरा जिले का एक अच्छा पर्यटक स्थल है, इसको डेवलप करने के लिए जो ये रास्ते का प्रयास किया गया है, इस रास्ते को और सुदृढ़ और चौड़ा बनाना चाहिए, जिससे पर्यटकों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। चूँकि इस पहाड़ियों का इतिहास भी है, चाहे पौराणिक काल हो, मुगल कालीन हो या रियासत कालीन हो। यहाँ की दुर्गादास की पोल है, सिवाना का दुर्ग है, वो अपने शौर्य की कहानी कहती है। इस पहाड़ियों में जो शौर्य की कहानियाँ, कई ऐतिहासिक चीज़ें भी छुपी हुई है। धार्मिक स्थल चारों तरफ तो है ही, लेकिन कई ऐतिहासिक स्थल है जैसे दुर्गादास की पोल वगैरह। क्या होना चाहिए यहाँ, विकास किस तरह की संभावना है, देखते हैं आप सरकार से क्या मांग करते हैं? पहले तो मांगते हैं कि डमर रोड होना चाहिए। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।